डेनमार्क एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है, जहां जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाया जाता है। जो देश वर्क लाइफ बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है और जहां बेहद खूबसूरत शहर और प्राकृतिक नज़ारों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे अनोखे, सादगी पसंद, खुश मिजाज और बेहतरीन जीवन शैली वाले देश डेनमार्क के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलिए हमारे साथ आज डेनमार्क की यात्रा पर इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। डेनमार्क एक छोटा सा देश है जो उत्तरी यूरोप में स्थित है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत विकसित और समृद्ध देशों में शामिल है। ये मुख्य रूप से जटलैंड नामक एक प्रायद्वीप और 400 से ज्यादा द्वीपों से बना हुआ है। इनमें से लगभग 70 द्वीपों पर लोग बसे हैं। जटलैंड प्रायद्वीप इस देश की कुल भूमि का लगभग 2/3 हिस्सा है। इसके अलावा डेनमार्क में ज़ीलैंड और फ्यूनेन जैसे बड़े द्वीप भी हैं। ज़ीलैंड इस देश का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़ा शहरी केंद्र कोपेनहेगन इस द्वीप के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। ये देश किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक हिस्सा है, जिसमें ग्रीनलैंड, फैरो आइलैंड्स और डेनमार्क शामिल है। ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड्स सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र है, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य नहीं है। ये डेनमार्क का ही हिस्सा माने जाते हैं। इतना ही नहीं, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों में भी शामिल है और नॉर्डिक देशों में भी। स्कैंडिनेविया देश है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, जिनमें सबसे दक्षिणी देश है डेनमार्क। ये तीनों देश भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह नॉर्डिक देशों में इन तीनों देशों के अलावा फिनलैंड और आइसलैंड भी शामिल है, जिनका भौगोलिक रूप से तो स्कैंडिनेविया देशों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये आपस में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। इस देश की खासियत है कि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में नॉर्थ सी है, जो डेनमार्क को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ता है। उत्तर में नॉर्वे से डेनमार्क को जोड़ने वाला इसके ग्रैक सी है। पूर्व में डेनमार्क और स्वीडन के बीच 2 प्रमुख समुद्री मार्ग कैटगेट और ऑरेसंड है, और इसी दिशा में बाल्टिक सागर में डेनमार्क का एक प्रमुख द्वीप बोनहोम भी स्थित है। इसकी जमीनी सीमा केवल दक्षिण में जर्मनी के साथ है, जो लगभग 68 किलोमीटर लंबी है। इसलिए कहा जाता है कि डेनमार्क में आप कहीं भी समुद्र से 52 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी दूरी तय करने के बाद आपको कोई ना कोई समुद्र मिल ही जाएगा, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय देश पानी से घिरा हुआ जो है। डेनमार्क का कुल क्षेत्रफल 42,934 वर्ग किलोमीटर है और इसकी तटरेखा की कुल लंबाई 7,314 किलोमीटर है। डेनमार्क का कुल समुद्री क्षेत्र लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका समुद्री इलाका जमीन से भी कई गुना बड़ा है। डेनमार्क की कुल जनसंख्या लगभग 6 मिलियन है और आबादी के अनुसार डेनमार्क के 5 सबसे बड़े शहर हैं कोपेनहेगन, आरहस, ओंडेंस, ऑलबॉग और एस्बियर। यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मूल डेनिश लोगों की है। फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड के लोग भी डेनिश नागरिक ही कहलाते हैं। इनके अलावा इस आबादी में तुर्की, जर्मनी, पोलैंड, इराक, ईरान, स्वीडन, नॉर्वे और सोमालिया जैसे देशों के लोग भी शामिल हैं, जो आज डेनमार्क की विविधता और संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। डेनमार्क अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देता है। यहाँ की लगभग 72% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। इसके बाद इस्लाम धर्म को मानने वालों की काफी संख्या है। इनके अलावा कुछ लोग यहाँ पर बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं। डेनमार्क की मूल भाषा डेनिश है और यहाँ अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। इन 2 प्रमुख भाषाओं के अलावा यहाँ पर तुर्की, अरबी और जर्मन जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। डेनमार्क की सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी फैरो आइलैंड्स में फरोइज भाषा बोली जाती है और ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंडिक भाषा। डेनमार्क डेलाइट सेविंग टाइम यानी कि DST अपनाता है, जिसमें गर्मियों में घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। इसलिए गर्मियों में डेनमार्क का समय भारत के समय से सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट पीछे रहता है और सर्दियों में फिर से घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, जिससे ये अंतर 4 घंटे 30 मिनट का हो जाता है। डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन होती है और एक डेनिश क्रोन वर्तमान में लगभग 13 भारतीय रुपए के बराबर है। डेनमार्क में एजुकेशन फ्री है ताकि हर कोई पढ़ सके। यहाँ प्री स्कूल और किंडरगार्टन एजुकेशन ऑप्शनल है
लेकिन 9 साल की स्कूल अटेंडेंस कंपलसरी है, जो 7 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए है। इस वजह से इस देश की लिटरेसी रेट लगभग 99% है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। वैसे तारीफ तो डेनमार्क के हेल्थ केयर सिस्टम की भी होनी चाहिए, जिसमें ज्यादातर इलाज मुफ्त में होते हैं। हर सिटीजन को हेल्थ कार्ड मिलता है, जिससे वो आसानी से मेडिकल सर्विसेज ले सकता है। यहाँ पर AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है, जो ट्रीटमेंट को फास्ट, एक्यूरेट और स्मार्ट बनाता है। फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर देने वाला डेनमार्क अपने सिटीजन्स को वर्क लाइफ बैलेंस भी ऑफर करता है, जो कि आज ज्यादातर देशों में किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन डेनमार्क में इसे आसानी से देखा जा सकता है। डेनमार्क के लोग यूरोप के सबसे स्किल्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। ये बहुत मेहनती भी होते हैं, इन्हें हाई सैलरी भी मिलती है, लेकिन इनका स्टैंडर्ड वर्किंग वीक लगभग 37 घंटे का होता है। इनका फोकस काम की क्वालिटी पर होता है, उसकी ड्यूरेशन पर नहीं। यहाँ हर एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव भी मिलती है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। इस तरह काम करने का तरीका इन्हें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाने में काफी मदद करता है। और फिर इनकी खुशी में डेनिश कॉन्सेप्ट हुगा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हुगा असल में एक एहसास है, एक अनुभव है और एक जीवन शैली भी है, जिसे डेनिश लोग अपनाते हैं। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेना और कुछ समय वर्तमान में बिताना। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसना और कभी अकेले में नेचर के बीच समय बिताना। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, आराम करना और वर्तमान का आनंद लेना ही हुगा है, जिसे शायद हर डेनिश महत्व देता है। इसलिए एक गर्म चाय का प्याला, एक आरामदायक कंबल, दोस्तों के साथ हंसी, परिवार के साथ खाना शेयर करना और एक शांत शाम भी उन्हें खुशी से भर देती है। बस यही तो है डेनमार्क की खुशहाली का राज, जो इसे दुनिया के सबसे खुश देशों में शामिल करता है। और फिर डेनिश लोग स्पोर्ट्स को भी तो काफी पसंद करते हैं, जो उन्हें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखता है। लगभग हर डेनिश अपनी पूरी जिंदगी अपनी पसंद का स्पोर्ट्स खेला करता है। यहाँ के फेमस स्पोर्ट्स में शामिल है फुटबॉल, हैंडबॉल, साइकिलिंग, गोल्फ, स्विमिंग, बैडमिंटन और टेनिस। तो देखा आपने कितना कुछ है इस देश में एक बेहतर जिंदगी के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया और हर जरूरत के बीच संतुलन। इसका मतलब डेनिश लोगों से बहुत कुछ खास सीखा जा सकता है। जी हाँ, और अब जान लेते हैं कि डेनमार्क की भौगोलिक स्थिति किस तरह खास है। तो इस देश में सपाट जमीन, लंबा समुद्री किनारा और बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं। यहाँ की जमीन ज्यादातर सीधी और समतल है, बीच बीच में छोटी पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलती है। मोले होई इस देश का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु है, जो केवल 171 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और लेम्मेफजार्ड सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से लगभग 7 मीटर नीचे है। ऐसा माना जाता है कि ये जमीन और इसका आकार आइस एज के समय बना था। वैसे डेनमार्क का समुद्री किनारा बहुत ही लंबा और अलग अलग आकारों वाला है। इसमें शांत खाड़ी, झीलें और कई जरूरी बंदरगाह शामिल हैं। लंबा समुद्री किनारा न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये देश 3 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है: जटलैंड, ज़ीलैंड और फ्यून। जटलैंड डेनमार्क का मुख्य भूभाग है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इसका उत्तरी भाग प्राकृतिक तटों, रेतीले टीलों और लिम्फियोर्ड नामक उथली समुद्री खाड़ी के लिए जाना जाता है। तो मध्य भाग डेनमार्क का औद्योगिक और कृषि केंद्र है। वहीं इसका दक्षिणी भाग उपजाऊ कृषि भूमि वाला क्षेत्र है। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र ज़ीलैंड अपेक्षाकृत समतल है और ये क्षेत्र उपजाऊ कृषि भूमि और झीलों से भरपूर है। और तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है फ्यून, जो ग्रेट बेल्ट ब्रिज के माध्यम से ज़ीलैंड और जटलैंड से जुड़ा हुआ है। फ्यून को अक्सर डेनमार्क का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि अपनी हरी भरी भूमि, बागों और सुंदर ग्रामीण इलाकों के लिए जाना जाता है। इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा डेनमार्क यूं तो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन मीठे पानी की जरूरतों के लिए अपनी नदियों पर निर्भर है। ये नदियां खेतों में सिंचाई के लिए, कारखानों के लिए और घरों में इस्तेमाल करने के लिए ताज़ा पानी उपलब्ध कराती हैं। हालांकि पीने के पानी के लिए डेनमार्क ज़्यादातर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है, जिसे भरने में ये नदियां मदद करती हैं। इन नदियों में मछलियां भी खूब मिलती हैं
इसलिए ये महत्वपूर्ण फिशिंग जोन्स भी हैं। डेनमार्क की सबसे लंबी नदी का नाम गुडीना है, जो लगभग 149 किलोमीटर लंबी है। ये जटलैंड के पूर्वी हिस्सों में बहती है और सिल्क बॉग और री शहरों के बीच में खूबसूरत झीलों के समूह से होकर गुजरती है और आखिर में रेंडर्स फ्योर्ड में मिल जाती है। फ्योर्ड वास्तव में खारे पानी की गहरी और संकरी समुद्री खाड़ियां होती है। डेनमार्क की दूसरी सबसे लंबी नदी स्टोरा है, जो जटलैंड के पश्चिम में बहती है और इसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। वैसे एक और नदी है जिसका नाम है स्कियर्न, जो जटलैंड के पश्चिमी भाग से पानी लाती है। पानी की मात्रा के हिसाब से ये डेनमार्क की सबसे बड़ी नदी है और 94 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की एक खास बात यह है कि पहले इसे सीधा कर दिया गया था, यानी इसके प्राकृतिक बहावों को सीधा करके एक नहर बना दी गई थी ताकि खेती या दूसरे कामों के लिए इसका पानी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बाद में इसे फिर से पहले जैसा हरा भरा बनाने के लिए इसके प्राकृतिक रूप में लाया गया और ये उत्तरी यूरोप में पर्यावरण को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास माना गया। ये दिखाता है कि कभी कभी विकास के नाम पर किए गए बदलावों को प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पलटना भी जरूरी होता है। तो इन 3 प्रमुख नदियों के अलावा सूसा रिवर और ओडेंस रिवर भी डेनमार्क की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नदियों के बाद अगर झीलों की बात की जाए तो इस देश की झीलें भी बेहद खास और खूबसूरत हैं, जिनमें 5 सबसे बड़ी झीलें हैं: आरसो, एसरमसो, स्टेडिलफ्योर्ड, लेक मोसो और लेक टीसो। इनमें से आरसो डेनमार्क की सबसे बड़ी झील है और लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और नदियों और झीलों के बाद अब बारी आती है डेनमार्क के क्लाइमेट को जानने की। तो यहाँ का मौसम बहुत बदलता है, क्योंकि ये देश ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ अटलांटिक, आर्कटिक और पूर्वी यूरोप से हवाएं आकर के मिलती हैं। इन मिलीजुली हवाओं से मौसम पर बहुत असर पड़ता है। डेनमार्क में पूरे साल बारिश होती है, सर्दियों में बर्फ गिरती है और गर्मियों में मौसम हल्का और ठंडा रहता है। यहाँ के मौसम के लिए डेनिश लोग कहते हैं कि अगर मौसम पसंद नहीं आया तो 5 मिनट रुक जाओ। यानी यहाँ पर मौसम इतना जल्दी बदलता है कि छाता, जैकेट और सनग्लासेस सब एक ही दिन में चाहिए हो सकता है। ये बदलते हुए मौसम डेनमार्क की पहचान है और समय में हुए बदलावों से बना इसका इतिहास भी, जो बताता है कि डेनमार्क देश को अपना ये नाम कैसे मिला। तो इस नाम की उत्पत्ति पुरानी नॉर्स भाषा के शब्द डैनमॉक से हुई है, जिसका अर्थ है डैन लोगों की सीमा भूमि। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि डेनमार्क का नाम एक पौराणिक राजा दान के सम्मान में रखा गया था। इसके नाम की ही तरह इस देश का इतिहास भी काफी पुराना और दिलचस्प है, जो आइस एज के खत्म होने के बाद शुरू हुआ। आज से लगभग 12,000 साल पहले यहाँ मानव बस्ती शुरू हुई। कृषि लगभग 5,000 ईसा पूर्व विकसित हुई और 200 ईस्वी तक डेनमार्क के लोगों ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। फिर 793 ईस्वी से डेनमार्क का एक बहुत ही मशहूर समय शुरू हुआ, वाइकिंग युग। वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया के आक्रामक समुद्री योद्धा थे। वो अपनी तेज नावों में दूर दूर तक यात्रा करते थे, व्यापार करते थे और कई बार तो युद्ध भी करते थे। डेनमार्क के वाइकिंग्स ने यूरोप के इतिहास पर काफी गहरा प्रभाव डाला। 965 ईस्वी में राजा हेराल्ड ब्लूटूथ, जो डेनमार्क के वाइकिंग युग के एक महत्वपूर्ण राजा थे, उनका ईसाई धर्म अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी राजा ने जेलिंग स्टोन नामक एक खास पत्थर लगवाया था। ये पत्थर डेनमार्क के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर पहली बार डेनमार्क नाम लिखा गया था। इसलिए इसे डेनमार्क के जन्म प्रमाण पत्र के रूप में भी देखा जाता है। इस पत्थर पर राजा हेराल्ड के ईसाई धर्म अपनाने और डेनमार्क को एकजुट करने की कहानी भी खुदी हुई है। 1397 में रानी मार्ग्रेथे प्रथम ने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को मिलाकर के कालमार यूनियन बनाई। ये स्कैंडिनेवियाई देशों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि स्वीडन 1523 में इससे अलग हो गया। इसके बाद डेनमार्क और स्वीडन के बीच कई युद्ध हुए। 19वीं शताब्दी में डेनमार्क ने नॉर्वे को खो दिया और फिर आगे 1849 में डेनमार्क में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसने लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1945 तक डेनमार्क पर नाजी जर्मनी का कब्जा रहा, जिसके बाद डेनिश लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किए और युद्ध के बाद
डेनमार्क ने आधुनिक अर्थव्यवस्था और उच्च जीवन स्तर वाले देश के रूप में विकास किया। 1972 में ये देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC में शामिल हुआ, जो बाद में यूरोपीय संघ यानी कि EU बना। आज डेनमार्क एक विकसित देश है जो संवैधानिक राजतंत्र के तहत चलता है और सामाजिक सुरक्षा, लोगों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। और इस आधुनिक, विकसित और आजाद डेनमार्क के गवाह बने इसके राष्ट्रीय प्रतीक कोट ऑफ आर्म्स और राष्ट्रीय ध्वज। डेनमार्क के कोट ऑफ आर्म्स के दो रूप हैं, नेशनल कोट ऑफ आर्म्स और रॉयल कोट ऑफ आर्म्स। नेशनल कोट ऑफ आर्म्स में एक गोल्डन शील्ड में 3 नीले शेर दिखाए जाते हैं जो सोने के मुकुट पहने हुए हैं और दिल के आकार के छोटे प्रतीकों के बीच चलते हुए दर्शाए गए हैं। शील्ड के ऊपर रॉयल क्राउन भी होता है। ये कोट डेनमार्क के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सरकारी संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये कोट वेल्डेमार्स राजा के शासन काल में लोकप्रिय हुआ था। वहीं रॉयल कोट ऑफ आर्म्स का उपयोग शाही परिवार और रॉयल अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। इसमें एक शील्ड होती है जिस पर कई ऐतिहासिक और क्षेत्रीय प्रतीक बने होते हैं जो कि डेनिश राजशाही से जुड़े हुए हैं। इस शील्ड को 2 वनमानुष पकड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि ताकत और प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शील्ड के ऊपर रॉयल क्राउन है जो वर्तमान संवैधानिक राजतंत्र का प्रतीक है। इसी तरह डेनमार्क का ध्वज जो कि डैनब्रोक कहलाता है, वो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें लाल रंग के ऊपर एक सफेद नॉर्डिक क्रॉस बना होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि 13वीं सदी में युद्ध के दौरान ये आकाश से गिरा था, इसलिए डैनब्रोक को अक्सर स्वर्ग से उपहार भी कहा जाता है और तब से डेनमार्क की पहचान बना ये ध्वज आज दुनिया का सबसे पुराना, लगातार उपयोग में लाया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। इसमें बना क्रॉस ध्वज के बाएं और थोड़ा सटा हुआ होता है, जो नॉर्डिक देशों के फ्लैग डिजाइन की एक विशिष्ट शैली है। ये डिजाइन नॉर्डिक देशों के ध्वजों में आम है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के ध्वजों में। इसके जरिए ये संदेश दिया जाता है कि ये सभी देश एक समान धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव साझा करते हैं। डेनमार्क के ध्वज का लाल रंग संघर्ष, साहस और बलिदान को दर्शाता है, जबकि सफेद क्रॉस उस पवित्र उद्देश्य को दिखाता है जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था। इस तरह डेनमार्क का ये ध्वज स्वतंत्रता और देशभक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ तक डेनमार्क के इतिहास की कहानी सुनने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और तेजी से विकसित हुए इस देश की इकोनॉमी को जानते हैं, जो हाईली डेवलप्ड मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका आधार मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पर टिका हुआ है। सर्विस सेक्टर यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ और IT जैसे एरियाज प्रमुख हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग भी GDP का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज शामिल है। एग्रीकल्चर और फिशिंग यहाँ पर अब बहुत ही सीमित स्तर पर होती है और कुल आबादी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इनमें जुड़ा हुआ है। डेनमार्क में ज्यादातर बिजनेसेस स्मॉल एंटरप्राइजेस के रूप में होते हैं, लेकिन ये अपनी हाई क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। डेनमार्क की इकोनॉमी इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सोशल वेलफेयर पर फोकस करती है, जिससे ये दुनिया की सबसे मजबूत और स्टेबल इकोनॉमीज में से एक बन चुकी है। इसी तरह डेनमार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुनिया के सबसे आधुनिक और भरोसेमंद सिस्टम्स में गिना जाता है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यूरोप में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है और साफ पानी, हाई क्वालिटी रोड्स और रेलवेज रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। फास्ट इंटरनेट और टेलीकॉम नेटवर्क हर कोने तक पहुंचता है, जिससे पूरा देश डिजिटली कनेक्टेड रहता है। कोपेनहेगन एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार है और डेनमार्क की लोकेशन उसे नॉर्दर्न यूरोप और बाल्टिक सी के लिए एक परफेक्ट ट्रांसपोर्ट हब बनाती है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है इसका सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, जहाँ आधी से ज्यादा बिजली विंड और सोलर एनर्जी से आती है और बायो एनर्जी इसका सबसे बड़ा रिन्यूएबल सोर्स है। यानी डेनमार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट, ग्रीन और फ्यूचर रेडी है। ये एक ऐसा मॉडल है जो बाकी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। और अब अगर डेनमार्क के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इस देश की शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश चलाते हैं। यहाँ की संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है, जो कि एक यूनिकैमरल यानी कि एक सदन वाली संसद है। पहले यहाँ पर 2 सदन हुआ करते थे, फॉल्केटिंग और लैंडस्टिंग, लेकिन 1953 के संविधान सुधार के बाद लैंडस्टिंग को हटा दिया गया और अब केवल फॉल्केटिंग ही देश की मुख्य संसद है।
डेनमार्क में कई राजनीतिक पार्टियां होती हैं और अक्सर यहाँ कोअलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी पार्टियां मिलकर के सरकार चलाती हैं। सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। डेनमार्क एक संवैधानिक राजशाही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, जहां राजा या रानी देश के आधिकारिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन उनके पास असली राजनीतिक ताकत नहीं होती। उनकी भूमिका प्रतीकात्मक और औपचारिक होती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या संसद से पास हुए कानूनों पर साइन करना। अब ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि डेनमार्क एक यूनिटरी स्टेट है, यानी यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है जो पूरे देश के लिए नियम बनाती है और नियंत्रण रखती है। ये भारत की तरह राज्यों में विभाजित नहीं है, बल्कि इसे 5 प्रशासनिक क्षेत्रों और कई नगर पालिकाओं में डिवाइड किया गया है। इसके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: होविस्टाडेन, मिट्टीजुलान, नॉर्जुलान, सेलान और सिड्डा दानमार्क। होविस्टाडेन राजधानी क्षेत्र है जिसमें कोपनहेगन स्थित है। भले ही कोपनहेगन जीलैंड द्वीप पर स्थित है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इसे होविस्टाडेन क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र में सिर्फ कोपनहेगन नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाके भी शामिल हैं, और ये क्षेत्र स्वीडन के माल्मो शहर के नजदीक भी है। दूसरा क्षेत्र है मिट्टीजुलान, जिसे मध्य जटलैंड क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ये जटलैंड प्रायद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ डेनमार्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर आरहस है। इसके अलावा हर्निंग, सिल्केबॉर्ग और वेले जैसे शहर भी यहीं पर है। तीसरा क्षेत्र है नॉर्जुलान, जो कि उत्तरी जटलैंड क्षेत्र कहलाता है, और ओलबॉर्ग यहाँ का प्रमुख शहर है। इसके अलावा स्कागेन, जो कि डेनमार्क का सबसे उत्तरी बिंदु है, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। बात करें चौथे क्षेत्र की, तो सेलान, जो कि जीलैंड क्षेत्र भी कहलाता है, वो डेनमार्क के सबसे बड़े द्वीप जीलैंड और आसपास के द्वीपों को कवर करता है। यहाँ का प्रमुख शहर है रॉस्किल्डे, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है। लोलेन और मॉन जैसे द्वीप भी इसमें शामिल है। और 5वां क्षेत्र है सिड्ड दानमार्क, जो दक्षिणी डेनमार्क क्षेत्र कहलाता है। उसमें जटलैंड का दक्षिणी भाग और फ्यून द्वीप आता है। यहाँ के प्रमुख शहर है ओंडेंस और एस्बियर। ओंडेंस देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और एस्बियर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। अब अगर डेनमार्क के इन विकसित और खूबसूरत शहरों और प्रशासनिक क्षेत्रों से निकलकर जैव विविधता के बारे में जाना जाए, तो ये भी बहुत समृद्ध है, और इसे संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कई नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जैसे थाई नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी जटलैंड में स्थित है और डेनमार्क का पहला नेशनल पार्क है, और ऊबड़ खाबड़ रेत की पहाड़ियों, समुद्री टीलों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। मोल्सबर्ग नेशनल पार्क, जहाँ पर पहाड़ी इलाके और कई तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, और कॉन्गन्स नॉर्शलैंड नेशनल पार्क, जो कि ऐतिहासिक जंगलों और झीलों से भरपूर है। यहाँ के जंगलों में पहले ओक, बीच और लाइम जैसे पेड़ बहुत थे, लेकिन आज इनकी संख्या काफी कम हो गई है, इसलिए इन जंगलों को दोबारा लगाया गया है। नॉर्वे स्प्रूस पेड़ यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, जिन्हें लोग क्रिसमस ट्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क के जंगलों में यूरोपियन बीच पेड़ सबसे खास माना जाता है, जो कि इस देश का नेशनल ट्री भी है। फूलों की बात करें तो ऑक्साई डेजी डेनमार्क का नेशनल फ्लावर है, और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रो डियर और रेड डियर जैसे हिरण, हेयर्स, हैचहॉग्स, स्क्विरल और फॉक्सेस का मिलना आम है। भले ही डेनमार्क का कोई ऑफिशियल नेशनल एनिमल नहीं है, लेकिन रेड डियर को डेनमार्क के आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में से एक माना जाता है, और रेड स्क्विरल को नेशनल मैमल। कभी कभी वुल्फ्स और गोल्डन जैकल्स भी यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, जो कि कभी इस क्षेत्र से लुप्त हो गए थे। समुद्री इलाकों में सील्स और हार्बर पॉर्पोसेस देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पक्षियों की भी 400 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें म्यूट स्वान, कॉमन टर्न, ग्रेट रीड वार्बलर और व्हाइट स्टॉक जैसे पक्षी यहाँ की झीलों, समुद्री तटों और जंगलों में देखे जा सकते हैं। इनमें से म्यूट स्वान डेनमार्क का नेशनल बर्ड है। और डेनमार्क के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है ये पता लगाने की कि इस देश में एक टूरिस्ट के लिए क्या क्या है, यानी यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं। आइए जानते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे रहने लायक और सस्टेनेबल शहरों में गिना जाता है। ये शहर अपनी रंगीन नहरों के लिए जाना जाता है, जिनमें कलरफुल नाइहेवन हार्बर सबसे खास है। अमेलियनबर्ग पैलेस जैसे शाही महल भी इसकी पहचान है, और यहाँ पर स्थित क्रिस्टियनबॉर्ग पैलेस जैसी ऐतिहासिक इमारत भी बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ टिवोली गार्डन का मनोरंजन से भरा माहौल और इतिहास की कहानियां बयान करते म्यूजियम भी हैं। इस शहर में आपको वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट्स और डिजाइन स्टोर भी आसानी से मिल जाएंगे।
और हाँ, कोपनहेगन के बंदरगाह पर ही आपको हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की प्रसिद्ध कहानी से प्रेरित द लिटिल मर्मेड स्टैचू भी देखने को मिलेगा, जो कि शहर की सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। इसी तरह आरहस शहर भी एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है, जहां AROS आरहस आर्ट म्यूजियम अपनी अनूठी वास्तुकला और कला संग्रह के लिए जाना जाता है, जबकि डेन गैमले बाई एक ओपन एयर म्यूजियम है जो डेनमार्क के इतिहास को जीवंत करता है। इस शहर का आधुनिक बंदरगाह क्षेत्र भी घूमने और आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। फ्यून द्वीप पर स्थित ओंडेस वो शहर है जिसने दुनिया को परियों की कहानियों के महान लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन दिए। यहाँ उनकी जीवन और कल्पना की दुनिया को समर्पित कई आकर्षण हैं, जिनमें आधुनिक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन हाउस और म्यूजियम प्रमुख हैं। द लिटिल मर्मेड स्टैचू की ही तरह इस शहर भर में उनकी प्रसिद्ध कहानियों से प्रेरित फेयरी टेल स्कल्पचर्स भी स्थापित हैं, जिन्हें शहर घूमने के दौरान देखा जा सकता है और रोमांचित हुआ जा सकता है। आगे उत्तरी जटलैंड का प्रमुख शहर ऑलबॉग आधुनिक और ऐतिहासिक तत्वों का एक दिलचस्प मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ का कुंस्टन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कला प्रेमियों के लिए एक खास जगह है और शहर की ऐतिहासिक इमारतें इसके समृद्ध अतीत की गवाही देती है। ऑलबॉग की जीवंत नाइट लाइफ और लिम्फियोर्ड समुद्र खाड़ी के किनारे इसकी सुंदर स्थिति इसे और भी आकर्षक बनाती है। पश्चिमी तट पर स्थित एस्बियर मुख्य रूप से एक बंदरगाह शहर है, लेकिन यहाँ मैन बाय द सी जैसी प्रभावशाली कलाकृतियां हैं जो दूर से ही पर्यटकों को आकर्षित कर लेती है। एस्बियर वार्डेनसी नेशनल पार्क तक पहुंचने का एक जरिया भी है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो इन सभी बड़े शहरों के अलावा डेनमार्क के छोटे शहर भी अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। रीबे डेनमार्क का सबसे पुराना शहर है और इसकी संकरी घुमावदार गलियां और भव्य कैथेड्रल मध्य युगीन युग की याद दिलाते हैं। इसी तरह कोपनहेगन के पास स्थित ड्रैगोर एक शांत और सुंदर मछली पकड़ने वाला गांव है, जहां रंगीन घर और शांत बंदरगाह एक शांतिपूर्ण माहौल बनाते हैं। फ्यून द्वीप पर एरोस्कोपिंग अपनी संरक्षित पुरानी इमारतों और कोबलस्टोन सड़कों के साथ एक परियों की कहानी जैसा अनुभव प्रदान करता है। उत्तरी जटलैंड में स्कागेन अपनी विशेष प्राकृतिक रोशनी और कलात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसने कई कलाकारों को आकर्षित किया है। बॉनहोम द्वीप पर गुदजेम अपनी खड़ी चट्टानों, विशेष लकड़ी के घरों और आर्ट गैलरीज के लिए जाना जाता है। तो लैंगेलैंड द्वीप पर स्थित रूट कोबिंग एक ऐतिहासिक कस्बा है, जहां पर कई पुरानी इमारतें और सांस्कृतिक धरोहरें मौजूद है। शहर की चकाचौंध के अलावा डेनमार्क अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित मोन्स क्लिंट अपनी सफेद चौक की ऊंची चट्टानों और समुद्र के मनोरम दृश्यों को निहारने का एक विशेष स्थान है। राबिएग माइल यूरोप की सबसे बड़ी घूमती हुई रेत की पहाड़ी है, जो कि एक अनोखा रेगिस्तानी अनुभव देती है। और रुबिएर्ग नुडे में एक ऐतिहासिक लाइट हाउस है, जिसे कटाव से बचाने के लिए पीछे खिसकाया गया है। यहाँ पर आपको समुद्र और रेत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। डेनमार्क का पश्चिमी तट अपने लंबे चौड़े और साफ रेत वाले बीचों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता आया है और वाटर स्पोर्ट्स और फैमिली एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन स्पॉट है। वहीं ग्रेनेन वो अनोखी जगह है जहाँ पर दो समुद्र स्केगरैक और कैटेगैट आपस में टकराते हैं और यहाँ पर आप अपने पैरों को अलग अलग समुद्रों में रखकर एक अनोखा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इन प्राकृतिक नज़ारों के बीच डेनमार्क में वार्डेनसी नेशनल पार्क की ही तरह कई और महत्वपूर्ण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो कि इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। जैसे क्रिस्टियंसफील्ड, जो कि 1700 के दशक का सुनियोजित शहर है, ये अपनी वास्तुकला और बेहतरीन शहरी नियोजन का उदाहरण पेश करता है। और उत्तरी जीलैंड का पार फोर्स हंटिंग लैंडस्केप कभी शाही शिकारगाह था और आज अपने यूनिक ग्रिड आधारित डिजाइन के लिए जाना जाता है। जेलिंग मॉन्यूमेंट्स में पुराने रूनिक स्टोन्स और एक चर्च है, जो कि डेनमार्क में राजाओं के शासन और ईसाई धर्म की शुरुआत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। तो रॉस्किल्डे कैथेड्रल डेनिश राजाओं और रानियों का शाही समाधि स्थल है, जो अपनी वास्तुकला तथा इतिहास की वजह से विशेष महत्व रखते हैं। इसी तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल स्टीवंस क्लिंट 65 मिलियन साल पुरानी चट्टान है, जहां डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण भी मिलते हैं। क्रोनबर्ग कैसल डेनमार्क की समुद्री शक्ति का प्रतीक है
और वाइकिंग एज रिंग फोर्ट्रेसेस वाइकिंग युग के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाते हैं। इनके अलावा डेनमार्क की सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ग्रीनलैंड में भी 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कुजाता ग्रीनलैंड ये आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले इलाकों में रहने वाले नॉर्स और इनुइट समुदायों की प्राचीन कृषि परंपराओं को दर्शाता है। और आसीविसुइत निपिसात साइट इनुइट लोगों की पारंपरिक शिकार संस्कृति और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐतिहासिक मार्गों को संरक्षित करती है। तो इस तरह डेनमार्क के शहर, समुद्री तट, किले, स्मारक और संग्रहालय सब कुछ बेहद खास है और इस देश के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को करीब से जानने का बहुत सुंदर तरीका भी हो सकते हैं। डेनमार्क के टूरिस्ट स्पॉट्स को देखना जितना रोमांचक होगा, उतना ही रोमांचक यहाँ के फेस्टिवल्स को करीब से देखकर भी महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे रॉस्किल्डे फेस्टिवल। ये डेनमार्क का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध म्यूजिक फेस्टिवल है जो हर साल रॉस्किल्डे सिटी में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको दुनिया भर के म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ लोकल टैलेंट देखने का मौका भी मिलेगा। इस फेस्टिवल में डेनमार्क का ये शहर म्यूजिक के माहौल और शानदार लाइव परफॉर्मेंसेस से सजा रहता है। वहीं जैज के शौकीनों के लिए कोपेनहेगन जैज फेस्टिवल और आरहस जैज फेस्टिवल परफेक्ट होते हैं। ये फेस्टिवल्स कोपेनहेगन और आरहस सिटीज के अलग अलग हिस्सों में जैज म्यूजिक के लाइव शोज और इंटीमेट क्लब्स परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन अनुभव देते हैं। वहीं अगर आपको और एनर्जी से भरे फेस्टिवल्स पसंद है तो ऑलबॉग कार्निवल आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये कार्निवल स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसमें लोग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर परेड करते हैं और पूरे माहौल में उत्साह और खुशी का आलम रहता है। यहाँ मोसगार्ड वाइकिंग मूट और जेल्स वाइकिंग पेजेंट जैसे वाइकिंग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जो कि आपको पुराने वाइकिंग्स की लाइफस्टाइल, कल्चर और उनके साहसिक कार्यों के बारे में जानने का बेहतरीन मौका देंगे। इसलिए अगर आप इतिहास और साहसिक कहानियों के शौकीन हैं तो ये फेस्टिवल्स मिस मत कीजिएगा। और अगर आप स्वाद के शौकीन हैं तो आपके लिए कोपेनहेगन कुकिंग एंड फूड फेस्टिवल्स, जहां पर आपको डेनमार्क के पारंपरिक और आधुनिक खाने का असली स्वाद मिलेगा। और एक फूड लवर के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं होता। और अब जब फूड फेस्टिवल की बात आई है तो हमें डेनमार्क के फेमस फूड के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। तो डेनमार्क का भोजन सादगी और स्वाद का संगम है। डेनमार्क में रुक ब्रॉड यानी राई की रोटी लगभग हर खाने के साथ होती है। यहाँ की स्मोर ब्रॉड बहुत फेमस है, जो राई की रोटी पर सजे खुले सैंडविच होते हैं जिन पर मसालेदार हेरिंग और एग्स जैसे टॉपिंग्स होती हैं। फ्रीका डेलर यानी कि मीट बॉल और सरसों की चटनी के साथ उबली हुई कॉर्ड वाली डिश कॉक टॉर्स्क भी यहाँ की फेमस डिशेस में शामिल है। मीठे में एब्लेकेज यानी सेब का केक और रोड ग्रॉड मेट प्लोडे यानी कि व्हिप्ड क्रीम के साथ लाल बेरी पुडिंग काफी पसंद की जाती है। और यहाँ पर गर्मियों में कोल्ड स्कोल, जो कि ठंडी छाछ का सूप होता है, उसे ताजगी से पिया जाता है। क्रिसमस पर खास रिसाला मांड यानी कि चावल का हलवा भी डेनमार्क के लोगों की काफी पसंदीदा डिश है। और इन ट्रेडिशनल डिशेस को नए तरीके से परोसने का अंदाज भी डेनमार्क में काफी फेमस हो रहा है, जो न्यू नॉर्डिक कुजीन कहलाता है। इसमें पुराने डेनिश टेस्ट को नए तरीकों से तैयार किया जाता है और इन्हें बनाते समय फ्रेश और लोकल फूड आइटम्स को चुना जाता है, जिससे बनती है पुराने स्वाद से भरपूर नई डिशेस, जो डेनमार्क के पारंपरिक स्वाद को नया रूप देती है। और स्वाद के बाद बारी आती है डेनमार्क के ट्रेडिशन को बयां करने वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में जानने की। तो डेनमार्क में खास मौकों पर पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाकें फोक कॉस्ट्यूम कहलाती है, जो कि इस देश की सांस्कृतिक पहचान है। इसमें महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेस में आमतौर पर सफेद ब्लाउज, गहरे रंग की कढ़ाई वाली स्कर्ट या ड्रेस, एक सुंदर एप्रिन और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हेड ड्रेस शामिल होते हैं। इस ड्रेस की कढ़ाई में वाइकिंग युग का प्रभाव काफी नजर आता है। और पुरुषों की पोशाक में ट्यूनिक, घुटनों तक की ब्रीचेस, कभी कभी एप्रिन, एक फॉर्मल जैकेट और चमड़े के जूते शामिल होते हैं। सिर पर पारंपरिक टोपी या हैट इस पोशाक को पूरा करती है। आज भी ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस त्योहारों, शादियों और सांस्कृतिक आयोजनों पर पहनी जाती है, जो कि डेनमार्क के इतिहास और जड़ों से जुड़ाव को दर्शाती है। और अब अगर आप भी डेनमार्क से जुड़ाव महसूस करने लगे हैं तो इससे जुड़ी ये छोटी छोटी बातें भी जान ही लीजिए, ताकि इस देश को जानना और इसकी यात्रा करना आपके लिए काफी आसान हो जाए। जैसे कि डेनमार्क में वक्त यानी कि समय की बहुत कदर होती है, इसलिए समय पर पहुंचना यहाँ की सबसे जरूरी आदतों में से एक है। यहाँ जब लोग आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाना एक नॉर्मल ग्रीटिंग होता है। यहाँ के लोग शांत माहौल पसंद करते हैं, इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर धीमी आवाज में बात करना ही अच्छा माना जाता है।
डेनिश लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, लेकिन उनके इस बिहेवियर को तुरंत पर्सनल रिलेशन नहीं समझा जाना चाहिए। यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए खास लेन होती है, जिनसे पैदल चलने वालों को बचकर चलना चाहिए। डेनमार्क का मौसम कभी भी करवट ले सकता है, इसलिए उसके लिए हमेशा तैयार रहना ही समझदारी मानी जाती है। और पर्सनल सवाल पूछे जाना और पॉलिटिक्स पर डिस्कशंस करना भी अक्सर यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। अब आप इन सभी जरूरी बातों को याद रखिए और ये भी जान लीजिए कि डेनमार्क घूमने का सबसे अच्छा टाइम गर्मियों में होता है, खासकर जून के आखिर से लेकर के अगस्त तक का। इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ना तो बहुत ठंड होती है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। भारत से डेनमार्क जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट और शेंगेन वीजा की जरूरत होती है। इस वीजा से आप शेंगेन क्षेत्र के देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। ये देश यूरोप के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में गिने जाते हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और चेक रिपब्लिक। भारत की राजधानी दिल्ली से कोपेनहेगन के बीच का एयर डिस्टेंस लगभग 5,871 किलोमीटर है, जिसे डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए कवर किया जा सकता है। वहीं सी रूट से जाना बहुत मुश्किल, खर्चीला और काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि भारत से डेनमार्क तक कोई डायरेक्ट क्रूज शिप नहीं चलता। इसलिए अपने लिए सही रूट को चूज करके डेनमार्क की यात्रा पर जरूर जाइए और वहां से आते समय यादगार के तौर पर इस देश की कुछ खास चीजें आप साथ में ला सकते हैं, जैसे लेगो सेट, जो कि एक तरह का खिलौना है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए क्रिएटिविटी का एक जरिया है। साथ ही हुगा से जुड़ी चीजें जैसे सॉफ्ट ब्लैंकेट, खूबसूरत मोमबत्तियां और हुगा फिलॉसफी पर किताबें, बैंग एंड ओलिफ्सन ऑडियो प्रोडक्ट्स भी, जो कि यूनिक डेनिश ब्रांड्स हैं। इनके अलावा यहाँ की चॉकलेट्स, हर्बल टी और पोर्सलिन और ग्लास वेयर भी काफ़ी फेमस है। तो अब तैयार हो जाइए डेनमार्क की सैर के लिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको डेनमार्क पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। क्या आपका भी मन डेनमार्क की यात्रा करने को तैयार है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक और ढेर सारा शेयर करना तो बनता है। साथ ही अपने टॉपिक्स हमें भेजते रहिए जिन पर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि नॉलेज का ये सफ़र यूं ही चलता रहे। उसके लिए इन्फिनिटी स्ट्रीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज अपडेट होती रहे। धन्यवाद।